हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 अपना कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 1 में हमने जस्ट इन टाइम काइजन और 5S को देखा था। नाउ आज चैप्टर में तीन टेक्निक्स और ऐसी हैं जिसको हम अप्लाई करके अपने 7 वेस्टेज को कम कर सकते हैं। वो तीन टेक्निक कौन कौन सी है, आज हम उन तीन टेक्निक को ख़त्म करेंगे। देन उसके बाद हमारी ये वाला पार्ट आज ख़त्म हो जाएगा। देन हमारा थर्ड पार्ट चलेगा जो हमारा कल आएगा, उसमें प्रोसेस इनोवेशन एंड बीपीआर की बात होगी। नाउ अब हम अपने चैप्टर में चलते हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और अभी तक हम उसमें टेक्निक देखते हैं लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। उसमें हम तीन अपनी टेक्निक देख चुके हैं, जस्ट इन टाइम प्लस उसके बाद हमने देखा काइजन, काइजन के बाद हमने देखा 5S। नाउ अब बात आती है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। आप प्रोडक्टिव से क्या मतलब समझते हो? कुछ भी ऐसी चीज़ जो प्रोडक्टिव हो, जो भी हम कोई भी चीज़ यूज़ करें वो प्रोडक्टिव हो, तो हमको क्या क्या मिलेगा? हमको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है तो हमको कैसे करके बेस्ट आउटपुट मिल सकता है? हमको बेस्ट आउटपुट नहीं मिल सकता। हमको बेस्ट आउटपुट लेने के लिए चीज़ों को प्रोडक्टिव रखना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी हम मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, बहुत सा ह्यूमन रिसोर्स का भी यूज़ करते हैं। तो जब ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करते हैं तो वो भी प्रोडक्टिव होने चाहिए। प्लस अदर अदर प्रोसेसेस हम लगाते हैं, वो सारी प्रोसेसेस जो हम लगाते हैं वो भी प्रोडक्टिव होने चाहिए। तो ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में एवरीथिंग प्रोडक्टिव होना चाहिए। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उन सब का मेंटेनेंस होना चाहिए। नाउ अब हम अपना एक बार देखते हैं कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम क्या बोलता है। वेट जस्ट यस, टीपीएम हमारा बोलता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम। ये यही बोलता है कि आप मेंटेन करो और इम्प्रूव करो किस चीज़ को? इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम। प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम क्या है? देखो, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो वो प्रोड्यूस आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ए रॉ मटेरियल से जेड प्रोडक्ट को बनाना है वो जेड प्रोडक्ट को बना देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर ए को जेड तक बनाने के लिए आपको वेरियस प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा। उस वेरियस प्रोसेसेस में क्या आनी चाहिए? क्वालिटी। जब आपकी वेरियस प्रोसेसेस में क्वालिटी आएगी तो आपका ए प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो जेड प्रोडक्ट में बहुत बिल्कुल बेटर प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी कि आपके प्रोसेसेस में क्या होनी चाहिए? क्वालिटी। आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम, दोनों को आपस में मिलाओगे, जिससे कि आपको क्या मिलेगा? बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आगे ये बोल रहा है दिस इज डन थ्रू द मशीन्स इक्विपमेंट प्रोसेसेस एंड एम्प्लॉय दैट एड टू द वैल्यू इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे हो सकता है? मशीन से, इक्विपमेंट से, प्रोसेसेस से, एम्प्लॉयज से, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज को ऐड करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द निप्पॉन डेंसो कंपनी लिमिटेड ऑफ जापान एज सप्लायर ऑफ मैसर्स टोयोटा मोटर कंपनी। टोयोटा मोटर कंपनी की एक कम सप्लायर थी निप्पॉन डेंसो कंपनी लिमिटेड, उसने सबसे पहली बार ये अप्लाई करा था। नाउ टीपीएम हेल्प इन कीपिंग ऑल इक्विपमेंट इन टॉप वर्किंग कंडीशन। ये हेल्प करता है किस चीज़ में? कि जो भी आपके इक्विपमेंट है ना वो टॉप वर्किंग कंडीशन में रहे। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा एक इक्विपमेंट हो जो सही से वर्क ही ना कर रहा हो और आप उसको क्या करे जा रहे हो? बार बार यूज़ करे जा रहे हो, बार बार यूज़ करे जा रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी और कम होगी, वो अच्छे से काम और नहीं कर पाएगा। सो एज टू अवॉइड ब्रेकडाउन्स एंड डिले इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप सब चीज़ों को बिल्कुल से टॉप वर्किंग कंडीशन में रखोगे तो आपके क्या होगा? वो बिल्कुल एकदम से वो बेस्ट तरीके से वहाँ पे रहेगा, कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आएगा। आप क्या है, आपको आपको क्या हुआ? आपको अपने हल आपको आप ह्यूमन बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी को क्या हुआ? बुखार आया, आपने क्या करा? तुरंत वहीं पे अपने चेकअप करा लिया। तो कोई भी सीवियर डिसीज़ होने से पहले या सीवियर इलनेस होने से पहले आपने वहीं पे ब्रेक लगा दिया। तो यानी कि जो आगे चल के आपको कुछ भी ब्रेकडाउन होता, उससे पहले आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया। कैसे? अपना मेंटेनेंस करा के आपने वहीं पे अपना ट्रीटमेंट कराया, आपने अपने आप को मेंटेन करा लिया और आप ठीक होने लग गए। आप बिल्कुल टॉप वर्किंग कंडीशन में आ गए। तो फ्यूचर में क्या, ताकि क्यों आपने पहले से ही क्यों लगा लिया, कर लिया? क्यों? ताकि आगे चल के कोई भी ब्रेकडाउन ना आए। काम करने को काम करने के लिए आप ब्रेकडाउन ना आए, तो आपने पहले से ही आप रेडी हो गए टू अवॉइड ब्रेकडाउन्स एंड डिले इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब टीपीएम
ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कैसे होता है, हमने ये तो जान लिया कि टीपीएम होता क्या है। अब टीपीएम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आता है, ये इस पूरी फिगर के थ्रू टीपीएम ऑर्गेनाइजेशन में आता है। इस फिगर पे हम आएंगे बाद में, उससे पहले हम आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे कि टीपीएम कैसे आता है। सबसे पहले इसका होता है प्रिपरेशन स्टेज। पहले हम प्रिपेयर करेंगे, एस्टेब्लिश अ सूटेबल एनवायरनमेंट एंड कंडक्टिंग प्रोग्राम अवेयरनेस। आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि हम हर एक चीज़ को प्रोडक्टिव बना के चलेंगे। ऐसा होना चाहिए सिर्फ प्रोडक्शन वालों पे ही होना चाहिए कि प्रोडक्शन वाली चीज़ें ही सिर्फ प्रोडक्टिव हों। बाद में पता चल रहा है कि ये जो प्रोक्योरमेंट वाली टीम है वो बिल्कुल बेकार काम कर रही है, डिस्पैच वाली टीम है वो बिल्कुल बेकार काम कर रही है। तो आपको टोटली प्रोक्योरमेंट वाले बंदे भी अच्छे से काम करेंगे, जो माल को, जो आपके रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले भी रहेंगे, उनकी प्रोसेसेस भी टॉप वर्किंग कंडीशन में रहेंगी, प्लस जो डिस्पैच वाले बंदे हैं उन भी, वो भी एकदम से बिल्कुल प्रोडक्टिव रहेंगे। तो एस्टेब्लिश अ सूटेबल एनवायरनमेंट एंड कंडक्टिंग प्रोग्राम अवेयरनेस। फिर आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। ये जितना भी मैंने हाईलाइट करा है आप इसको क्या कहते हैं अपनी नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको इसके अलावा अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको भी नोट कर सकते हो, अदरवाइज ये तो कीवर्ड हैं आपके, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। प्रिपरेशन स्टेज, जैसे आप प्रिपरेशन स्टेज को मैंने हाईलाइट करा, तो प्रिपरेशन स्टेज कब आ सकती है, जब सूटेबल एनवायरनमेंट होगा और आप प्रोडक्ट कंडक्टिंग प्रोग्राम अवेयरनेस कराओगे तब। ऐसी इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हो जाएगा, आप इनिशियलाइजेशन ऑफ टीपीएम करोगे, इन्फॉर्मेशन टू सप्लायर दोगे, कस्टमर को दोगे एंड अदर स्टेक होल्डर्स को दोगे। सब लोगों को बोलोगे कि हम लोग टीपीएम पे काम कर रहे हैं, हम लोग टीपीएम को बेस बना के अपना काम कर रहे हैं, हमारी हर एक चीज़ प्रोडक्टिव है, हम उससे काम कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ टीपीएम। फिर आप क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ 8 एक्टिविटी। ये 8 एक्टिविटी के थ्रू होता है। ये 8 एक्टिविटी आपकी ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपकी 8 एक्टिविटीज़ के थ्रू ये होता है, विच रेफर्ड एज द 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम। ये टीपीएम के 8 पिलर्स है। इनिशियलाइजिंग स्टेज, दिस इज द स्टेज ऑफ गेटिंग टीपीएम अवार्ड। जैसे ही आपका टीपीएम अच्छे से काम करने लगेगा, इंडस्ट्री में आपको अवार्ड्स मिलते हैं। आगे चल के आप एक प्रैक्टिकल इंसाइट पढ़ेंगे, उसमें भी एक अवार्ड की बात आई है। आई थिंक वो टाटा का एग्जाम्पल, टाटा की बात करी गई है। नाउ अब इसके 8 पिलर्स क्या हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन आता है दो तरीके से। आइदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा जो अभी हम आगे देखेंगे, या फिर थ्योरी क्वेश्चन आएगा। थ्योरी क्वेश्चन जो आएगा वो इसके 8 पिलर्स पे से ही आएगा, ठीक है ना। तो ये 8 पिलर्स आपके क्या हो गए, यानी कि ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट। अब एक बार हम 8 पिलर्स को देख लेते हैं। 8 पिलर्स आपके क्या कहते हैं, ये 8 पिलर्स बोलते हैं कि क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस होना चाहिए, फोकस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेनेंस होना चाहिए, एजुकेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीपीएम इन ऑफिस होना चाहिए, सेफ्टी एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। अब आपको समझ नहीं आया होगा ये क्या हो गया, इसका पूरा एकदम से डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या चीज़ है। और ये जो टीपीएम चलता है ना, ये 5S के बेस पे चलता है। हमेशा याद रखना टीपीएम कब काम करेगा, जब आपका 5S का बेस रखा होगा। 5S हमने कल पढ़ा था, सीरी, सीसो, सॉरी, ये सीरी, सीटोन, सीसो, सिट्सुके, सिट्सुके था आई थिंक, क्या था एक बार देख लेते हैं, ये बार बार कंफ्यूज क्रिएट करता है। ये था आपका सिकेत्सु। चलिए आपको याद करने पड़ेंगे, ये बार बार मुझे तो याद होते नहीं थे। सिकेत्सु और शिट्सुके, मैंने इनका एक कीवर्ड बना रखा था, मतलब सब में एस ई आई सेम था, तो मैंने इनका बना रखा था री टॉन सो। उसके आगे सब में लगा देता था सी सी सी, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने जो ये जो दो वर्ड थे सिकेत्सु और सिट्सुके, तो इनको मैंने, ये मैं क्या कहते हैं इस तरीके से याद करा था कि हमारी एस ई आई और SEI की सीरीज़ ही चल रही है, तो उसके बाद SEI की ही वर्ड आएगा, तो हमारा उससे आता था सिकेत्सु, और फिर लास्ट में हमारा एक ही वर्ड जाता था, वो हमको याद रहता था सिट्सुके।
तो इस तरीके से मैं एग्ज़ाम में याद करके जाता था, 5 मिनट पहले एक बार एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार देख लेता था। तो ये 5S के पिलर पे होता था। 5S का पिलर आपको क्या बोलता था कि आप सब चीज़ें आपकी शॉर्ट हों। आप प्रोडक्टिव कब हो पाओगे? जब आपकी चीज़ें शॉर्ट होंगी, जब आपकी चीज़ें सेट इन ऑर्डर होंगी, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट होंगी, शाइन होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, सस्टेन कर रही होंगी चीज़ें, तभी हो पाएगा। यानी कि जब आपका 5S होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तभी क्या हो पाएगा, तब ही आपका टीपीएम लग पाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो टीपीएम कब लग पाएगा? जब आपका 5S का बेस होगा। तो 5S का बेस मत भूल जाना टीपीएम में। अब फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन इसका क्या है कि फाउंडेशन बोलता है कि फाउंडेशन है इसका 5S। टीपीएम स्टार्ट विद 5S, इट डील विद द ऑर्गेनाइजिंग अ वर्क प्लेस विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज द अनकवर प्रॉब्लम। जब सब चीज़ें स्टैंडर्ड हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी, सब चीज़ें ऑर्डर में सेट हो जाएंगी, साफ सफाई होगी, सस्टेन करने लगेंगी चीज़ें, तो क्या पता चलेगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो उखड़नी चालू हो जाएंगी। जैसे ही बरसात पड़ती है तो बरसाती मेढक बाहर आने लगते हैं ना, तो जैसे ही आप 5S लगाओगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आकर लग जाएंगी। तो जब सामने आने लग जाएंगी तो अब आप उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहोगे। तो ख़त्म कैसे करोगे? आप करोगे टीपीएम के थ्रू। देखो, अल्टीमेट ये आपके वेस्ट ही हैं। आपके वेस्ट को ख़त्म करने के लिए ही ये सारी टेक्निक्स बनी हुई है। 5S आपके वेस्ट होते थे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मोशन वेस्ट हो रहा है, आप ओवर प्रोसेस कर रहे हो और ओवर प्रोड्यूस कर रहे हो, ये सारे वेस्ट हैं। इन सारे वेस्ट को ख़त्म करने के लिए अब 5S के बेस पे आप टीपीएम लेके आओगे। टीपीएम लेके आओगे तो सारी वर्किंग कंडीशन आपकी, पूरा हर चीज़ प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कहते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा। यानी कि आपके जो भी मेंटेनेंस वाली वर्क है वो सारा प्रोडक्टिव रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपके एक तो मोशंस कम हो जाएंगे, आप रीवर्क कम करोगे। जब से सारी चीज़ें एकदम से बेस्ट कंडीशन में रहेंगी तो आप रीवर्क कम करोगे, मोशन कम हो जाएंगे, ओवर प्रोसेसिंग कम करोगे, ओवर प्रोडक्शन कम करोगे। हर चीज़ें मतलब वो अल्टीमेटली वो 7 वेस्ट ही काम ख़त्म होने हैं। तो 5S का बेस क्यों है? ताकि हमको प्रॉब्लम पता चल सके। तो 5S हमारे कौन से हो गए? सीरीज, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु एंड सेत्सुके। तो ये हमारे 5 हैं 5S, जो कि हमने कल देखे थे। अब इसमें हमारे आ जाते हैं 8 पिलर्स। तो 8 पिलर्स हमारा लाइन से है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। ये 8 पिलर्स हैं। अब 8 पिलर्स क्या है ना, एक एक करके हम देखेंगे और आई होप कि आपको इसमें मज़ा आएगा। देखो, पहला बोलता है कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस। बुखार आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर रखो। मौसम बदल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है आपको बुखार आ जाए, तो आप पहले से ही अपने पास तैयार रहो कि आपको ऐसा ना हो। तो कैसे होगा? ऐसा ऐसा कैसे चलेगा? यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मशीन्स वगैरह हैं, उनको ऐसी वर्किंग कंडीशन में रखो ताकि कोई दिक्कत ना आए। ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट विदाउट ब्रेकडाउन एंड एलिमिनेटिंग द डिफेक्ट एट सोर्स थ्रू एक्टिव एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। आपके एम्प्लॉय भी उसमें पार्टिसिपेट करें कि भाई फटाक से अगर कोई प्रॉब्लम दिखी, ख़त्म कर दी, किसी का इंतज़ार नहीं करा, ताकि प्रोडक्शन ना रुके, ताकि एफिशिएंसी ना कम हो। अरे वर्कर भी अगर फुल एफिशिएंसी पे काम कर रहा है और बीच में अगर रुक गया तो उसको दोबारा फ्लो में आने के लिए टाइम लगेगा। तो उसकी एफिशिएंसी भी कम ना हो, प्रोडक्शन भी ना गड़बड़ाए, हमारा सब चीज़ बिल्कुल एकदम से टॉप वर्किंग कंडीशन में रहे। ये कैसे हो सकता है? आप मशीन्स का क्लीनिंग करो, उनको टाइम टाइम पे लुब्रिकेट करो, विजुअली इंस्पेक्ट करते रहो। जो भी बोल्ट्स वगैरह हैं जो लूज़ हो गए हैं, उनको टाइम टाइम पे उनको टाइट करते रहो। जो भी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको समझना है, समझिए। आपको अगर अपने नोट्स में अगर नोट करना है, नोट करिए। और अगर आपके पास नोट करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इस वाले पेज का, ये पूरे पेज का आप प्रिंट निकालिए और अपनी उसमें पेस्ट कर दीजिए, ताकि अगर आपको नोट से पढ़ने का मन हो तो ये पेज स्किप ना हो। दूसरा आता है फोकस इंप्रूवमेंट। फोकस कल हमने देखा था काइजन। एक होता है कि हमने एक बड़ा मूवमेंट चलाया जिसको हम बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग में हमने जो हमारी चीज़ें वैल्यू हमको करती थी, हमने उसकी कॉस्ट को कंसीडर करा। ठीक है ना? मैं आपको टारगेट कॉस्टिंग का शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। टारगेट कॉस्टिंग होता है कि हम अपनी कॉस्ट को टारगेट कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए। तो हमारी कॉस्ट, लेट सपोज हमने टारगेट करी है 100। अब हमने वेरियस एक्टिविटी की हमने कॉस्ट निकाली, तो हमारी कॉस्ट निकल के आ गई 105। तो हमारे 5 का क्या होगा, हमने ज़्यादा कॉस्ट हमने
ज़्यादा कॉस्ट अपनी प्रोजेक्शन कर ली, तो हमको इस 5 को ख़त्म करना है। अब इन 5 को कैसे ख़त्म करेंगे? इन सारी चीज़ों को ही लगा के, काइज़न लगाएँगे, जस्ट इन टाइम लगाएँगे, ये सारी चीज़ें लगा के ख़त्म करेंगे। तो हम अपनी उन्हीं कॉस्ट, ये जो हम कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सारी कॉस्ट जो कंसीडर कर रहे हैं, ये सिर्फ वैल्यूड कॉस्ट हैं, जिनकी वैल्यू है, प्रोसेसेस में वैल्यू है, हम सिर्फ उन्हीं को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी कॉस्ट इसमें कवर हो जाए। इन सारी कॉस्ट में भी बहुत माइनर माइनर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको बाद में काम आएंगी, बाद में हमको ढूंढनी है। डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमको देखना है, हो सकता है कि बाद में हमको पता चले कि हम इसको डेली डेली अगर थोड़ा थोड़ा करके कम करें तो बहुत बड़ा हमारा चेंज आ सकता है। तो वो आपकी काइजन बात करता है। तो इसमें काइजन बात यही करता है कि फोकस इंप्रूवमेंट, आप जितना फोकस लगाओगे आपको और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जो बात करता है काइजन की, दिस पिलर इज अबाउट द माइनर इंप्रूवमेंट, जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट होते हैं, मेड ऑन कंटिन्यूस बेसिस, डेली बेसिस पे होते हैं। दिस पिलर एम टू रिड्यूस लॉसेज इन द वर्क प्लेस दैट अफेक्ट एफिशिएंसी। जो भी वर्क प्लेस पे लॉसेज होते हैं ना, जिससे एफिशिएंसी रिड्यूस होती है, ये उसको रिड्यूस करता है। जैसे आप कैसे करोगे? काइजन रजिस्टर बनाओगे, काइजन की समरी बनाओगे, काइजन की समरी शीट बनाओगे, वाई एनालिसिस, वाई एनालिसिस होता है ये क्यों क्यों हुआ, रखा क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो सॉरी क्यों हुआ कैसे नहीं हुआ, वाई एनालिसिस ये क्यों हुआ, बार बार इसका ये समरी ऑफ लॉसेज बनाओगे, क्या क्या लॉसेज हुए। ये हमारे क्या चल रहे हैं, पहले तो हम पिलर्स के बारे में जान रहे हैं, देन उसके बाद ये पिलर बोल क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बारे में जान रहे हैं, और उसकी क्या क्या टेक्निक्स लगा के हम कैसे करके इस पिलर को क्या कहते हैं अपने उसमें यूज़ में ला सकते हैं। अभी तक हमने देखा ऑटोनॉमस मेंटेनेंस कि भाई ऑटोमेटिकली जैसे ज़रूरत पड़ी, एम्प्लॉय अपना पार्टिसिपेशन दिखा के उसको ख़त्म कर देता है। फोकस इंप्रूवमेंट दिखा के वो डेली डेली इंप्रूवमेंट, माइनर माइनर इंप्रूवमेंट करता है कंटिन्यूस बेसिस पे। अब होते हैं प्लांट मेंटेनेंस। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, उनके होते हैं प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस होता है कि भाई हर एक टाइम पीरियड पे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उन मशीनरीज का, उन इक्विपमेंट का, उन सारे जो भी अदर प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर अदर प्रोसेस में काम होते हैं, यूज़ होते हैं, उनका एक प्लान, एक शेड्यूल टाइम पे मेंटेनेंस हो जाए, ताकि उनमें कोई गड़बड़ी ना आए। तो इसका मतलब दे रखा है, दिस इज अ प्रॉपर मेंटेनेंस सिस्टम अडॉप्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। इट एम टू हैव जीरो ब्रेकडाउन एंड ऑप्टिमम मेंटेनेंस कॉस्ट। इससे क्या होगा? जब टाइम टाइम पे आपका मेंटेनेंस होगा, आपको आपको बुखार का एग्जांपल नहीं लेते, हम लेते हैं, आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर कहीं पे जा रहे हो, और आपकी व्हीकल का आप हर हर बार जाते हो, और आप अपने व्हीकल को टाइम टाइम पे मेंटेनेंस कराते हो, तो क्या होता है? आपको चांसेस कम हो जाते हैं कि आपका व्हीकल एकदम से कहीं पे भी जाके रास्ते में कहीं रुक ना जाए। इस चीज़ के चांसेस क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने टाइम टाइम पे अपने व्हीकल का क्या कराया है? मेंटेनेंस कराया है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस कैसे होता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कोई खतरा आए ही नहीं, हम उस चीज़ से पहले प्रिवेंट हो जाएं। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, चलो आ भी गया, मतलब चीज़ें रुक गई, तब हम करा ले रहे। करेक्टिव मेंटेनेंस, जो चीज़ गलत हो रही थी उनको ठीक कराया। मेंटेनेंस प्रिवेंशन, ठीक है ना। तो ये चार हमारे प्लांट मेंटेनेंस के थे। देन उसके बाद है अर्ली मैनेजमेंट। अर्ली मैनेजमेंट में क्या होता है ना कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को, अर्ली मैनेजमेंट में क्या होता है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को कर सकते हो, कितनी जल्दी चीज़ों को कर सकते हो, कितनी अर्ली कर सकते हो। तो वो क्या कहता है कि आप ना शॉर्ट करो, शॉर्टनिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट डेवलपमेंट। आप जो भी इक्विपमेंट डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट या फिर इक्विपमेंट डेवलपमेंट के जो टाइम ले रहे हो, उसको धीरे धीरे डे बाई डे कम करते जाओ। इससे क्या होगा? रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। जैसे इंजीनियरिंग करो, फिर री इंजीनियरिंग करो प्रोसेस की किसी की, पहले आपने इंजीनियरिंग करी, यानी इंजीनियरिंग मतलब पहले आपने डेवलप करा, फिर डेवलप करने के बाद आपने उस पर काम करा, फिर आपको बाद में पता चलता है 1-2 महीने बाद कि यार इसमें हम कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते थे तो हमको बेटर रिजल्ट मिलते, तो आपने री इंजीनियरिंग करी। उसके बाद आता है क्वालिटी मेंटेनेंस। हमने 8 पिलर में से 4 पिलर खत्म कर चुके हैं। फोकस इंप्रूवमेंट, आपका ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस और अर्ली मैनेजमेंट। उसके बाद अब हमारा आता है क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस कैसा होगा? हमने हर एक एंगल से देख रहे हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे हैं, सप्लायर, स्टेक होल्डर, कस्टमर, हर चीज़ का। क्वालिटी मेंटेनेंस क्या होगा कि आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा।
तो मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा कि कस्टमर को अगर सेटिस्फेक्शन होगा थ्रू द डिलीवरी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे जैसे उसका हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट उसको डिलीवर होगा तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। क्वालिटी प्रोडक्ट तब निकलेगा जब आपके प्रोसेसेस अच्छे होंगे। तो आप रूट कॉज एनालिसिस करो कि उसकी जड़ पे जाओ कि ऐसा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है। कस्टमर के डेटा की एनालिसिस करो कि कौन सा डेटा, कौन सा पर्टिकुलर कस्टमर हमारा कितनी बार विजिट कर रहा है, कौन सा क्या क्या प्रोडक्ट ले रहा है, अगर किसी प्रोडक्ट को बार बार रिजेक्ट कर रहा है तो क्यों रिजेक्ट कर रहा है। आप क्या करो, एजुकेशन दो, ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग इट इम्प्रूव नॉलेज स्किल्स एंड एनहांस मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग कैलेंडर, पॉलिसीज फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑन साइट ट्रेनिंग एक्सेट्रा, मतलब हर तरीके की ट्रेनिंग जो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को, वर्कर वगैरह को दे सकते हो वो दो। जो भी स्किल्स आप प्रोवाइड करा सकते हो उनको दे सकते हो, दो। ऑफिस टीपीएम, यानी कि अब ऑफिस के अंदर, दिस रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ टीपीएम टेक्निक इन एडमिनिस्ट्रेशन टू द इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द फंक्शन विद एलिमिनेटेड लॉसेस। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ प्रोडक्शन लाइन पे ही सारी चीज़ें टॉप वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बने होते हैं, जहाँ पे हमारी जो इनवॉइसिंग वगैरह होती है, जहाँ पे हमारा स्टाफ बैठता है, जहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, वहाँ पे भी हमारा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी सिस्टम हो, कंप्यूटर सिस्टम है, वो कंप्यूटर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, तो कंप्यूटर सिस्टम सही से काम करना चाहिए। वहाँ के इक्विपमेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे फ़ैन होगा, एसी हुआ, वो सारे टॉप वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। जो वहाँ पे एम्प्लॉय खुद काम कर रहे हैं वो भी प्रोडक्टिव होने चाहिए। तो यानी कि आप अपने ऑफिस में भी उस टीपीएम को लगाओगे, किस लिए? ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े इन द फंक्शन विद द एलिमिनेशन ऑफ लॉस, ताकि लॉसेज ना आए। ये कैसे होगा? एनालाइजिंग प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर टुवर्ड इंक्रीज ऑफिस ऑटोमेशन। जितना आप ऑफिस ऑटोमेशन करोगे उतना आपको इंक्रीज एफिशिएंसी मिलेगी। और फिर आपका लास्ट पिलर आता है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी भी रखो, हेल्थ भी रखो, हेल्दी एनवायरनमेंट रखो, एनवायरनमेंट अपना सेफ रखो। अबव ऑल सेफ्टी ऑफ वर्कर, सारे वर्कर की सेफ्टी इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मेन इंपॉर्टेंस क्या है? सारे वर्कर की सेफ्टी। इट एम्स टू हैव जीरो एक्सीडेंट एंड जीरो हेल्थ डैमेज। ना तो एक्सीडेंट हो, ना ही उनकी हेल्थ को कोई डैमेज हो। तो आप क्या करो, ड्रामा प्ले कराओ कि भाई आप इस चीज़ को इस तरीके से रिएक्ट करोगे इस पर। सेफ्टी स्लोगन लगाओ, क्विजेस कराओ, क्विजेस, पोस्टर मेकिंग टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू सेफ्टी। पोस्टर मेकिंग पोस्टर मेकिंग जो होता है वो चीज़ कराओ। तो इस तरीके से आप 8 पिलरों को देखेंगे तो इसके बेसिस पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। तो 8 उसके बेसिस पे सीए फाइनल में क्वेश्चन आता है। और 8 क्या है? ऑटोनोमस मेंटेनेंस, एम्प्लॉय अपने आप कर ले। उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस, जो हमारा शेड्यूल टाइम पे हो। फोकस इंप्रूवमेंट, जो हम जिसको हम रेगुलर देख के कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें हम अपने टाइम को शॉर्ट कर दें। उसके बाद हमारा आता है हाँ, अर्ली मैनेजमेंट, जहाँ पे हम अपने टाइम को कम कर दें। क्वालिटी मेंटेनेंस, जहाँ से हमको कस्टमर को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल पाए और टाइम पे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑफिस एंड टीपीएम, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें 4 पिलर जो है जिसमें आपको ध्यान देना, और 4 पिलर बिल्कुल बेसिक एथिक्स के ऊपर हैं। और इसका बेस क्या है? बेस है 5S। अब आपको समझ में आ जाएगा ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या है, प्लांट मेंटेनेंस क्या है, फोकस इंप्रूवमेंट क्या है, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी मेंटेनेंस क्या है, एजुकेशन ट्रेनिंग क्या है, टीपीएम इन ऑफिस क्या है, सेफ्टी इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट क्या है। ओके, नाउ अब आपने टीपीएम तो लगा लिया। अब टीपीएम को लगाने के बाद उसको मेजर भी तो करोगे ना। अरे किसी भी चीज़ को इम्प्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट भी तो चाहिए। आप पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आपको जब एग्जाम देते हो तो उसको आपको रिजल्ट चाहिए ना। तो आप कैसे करके रिजल्ट अपना फाइंड करोगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ टीपीएम परफॉर्मेंस इज नोन एज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ओईई। ओईई के ऊपर सीए फाइनल में मोस्टली 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। अगर किसी एक अटेम्प्ट में स्किप हो गया वो बात अलग है, अदरवाइज हर एक अटेम्प्ट में 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन ओईई के ऊपर आता है। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, विच मीन्स ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओईई, ओईई आपका इंपॉर्टेंट है ये। तो आप ओईई के बेसिस पे उसको करोगे। अगर थ्योरी में पूछा कि आप किस तरीके से करोगे तो ओईई के बारे में आप लिख दोगे जब आप प्रैक्टिकल को समझोगे। और अगर प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल अभी हम देखेंगे, उसको समझ लेंगे। द कैलकुलेशन ऑफ ओई मेजर रिक्वायर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 6 बिग लॉसेस। 6 बड़े बड़े लॉसेस को आइडेंटिफाई करता है ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस।
क्या फाइंड करता है कि कितनी बार आपके इक्विपमेंट फेलियर ब्रेक डाउन हुए, सेटअप एडजस्टमेंट, सेटअप कितने हुए, एडजस्टमेंट कितने हुए, आइडलिंग और माइनर स्टॉपेज कितने हुए, कितनी बार आपकी स्पीड रिड्यूस हुई, कितना आपका यील्ड रिड्यूस हुआ, क्वालिटी डिफेक्ट एंड रिवर क्या है। यील्ड का मैं मतलब बता दूं, यील्ड बहुत सारे अगर नहीं समझ पा रहे हो, इफ़ टोटल हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस है 100 और उसमें से बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी, परफेक्ट जो हमको मार्केट में रेडी टू सेल मार्केट है, तो 85 हमारी यूनिट्स रेडी हैं, तो हमारी यील्ड कितनी होगी 85%। कि हम 100 प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा 85% हमारा प्रोडक्ट ठीक रहता है, ठीक है ना। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन टोटल क्वालिटी वो हमारी यील्ड को प्रोड्यूस करती है, यील्ड को शो करती है। तो आप जब भी कभी ऑडिट वगैरह में भी जाएँ तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यील्ड कितनी है, तो आप यील्ड वगैरह के ऊपर ध्यान रखें कि यील्ड क्या है। हालांकि आप सीए फाइनल पे ऑडिट वगैरह पे आप जानते होंगे। चलिए, अब ये बता रहा है कि जो पहले जो दो लॉसेज है ना वो रेफर करते हैं टाइम के लॉसेस को, और उसके बाद जो तीसरा और चौथा लॉसेज है ना वो स्पीड के लॉसेस को डिफाइन करते हैं, जिससे हमको क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट पता चलती है, टाइम लॉसेज अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट पता चलती है, और जो लास्ट के टू लॉसेज है ना वो क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा ही क्या होना चाहिए, हमारी मशीन अवेलेबल होनी चाहिए, वो परफॉर्म भी करनी चाहिए, और उससे क्वालिटी प्रोड्यूस मिले और वो भी क्वालिटी मशीन हो, तो तब हमारा ओवरऑल इफेक्टिवनेस आएगा। OEE may be applied to any individual asset or to a process, किसी भी इंडिविजुअल असेट और किसी भी प्रोसेस पे लगा सकते हैं। इट इज़ लाइकली दैट एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन रन एट 100% OEE। ये कभी नहीं हो सकता कि हर चीज़ बिल्कुल 100% पे लगे, कि हमेशा मशीन अवेलेबल रहे, बिल्कुल परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट रहे और हमेशा क्वालिटी निकाले। तो इसलिए क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू डेल एट ई 2000 नाकीजामा 1990 सजेस्टेड दैट द आइडियल वैल्यू फॉर OE कंपोनेंट मेजर्स आर, कि आप मैक्सिमम क्या है कि आपका 90% आपका अवेलेबल रहे, परफॉर्मेंस आपकी 95% से ज़्यादा रहे, और क्वालिटी आप कोशिश करो 99%, क्योंकि आपको आगे चल के वो सिक्स सिग्मा भी पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो 99% आपकी क्वालिटी भी बेस्ट रहे। अकॉर्डिंग टू OEE एट वर्ल्ड कार परफॉर्मेंस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 85%। तो आप जब इनका 90 जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 90 मतलब 0.9 इंटू 0.95 इंटू 0.99, तो जो भी इनका सम आएगा, इसका सम हमारा आ रहा है 84.65%, विच इज़ मोर और लेस 85%। यानी कि इंडस्ट्री में क्या है 85% ओवरऑल इफेक्टिवनेस रहे। यानी कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका OEE यानी कि ओवरऑल इफेक्टिव इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस 85% से कम आया, तो आप क्या रिकमेंड करोगे, हमारा एटलीस्ट इंडस्ट्री एवरेज पे तो पहुँचे, 85 से ज़्यादा आया, तो आप उसको उस तरीके से अपना आंसर को रिकमेंड करोगे कि हमारा किस वजह से 85 की वजह से ज़्यादा आया। हो सकता है अवेलेबिलिटी की वजह से ज़्यादा आया है, परफॉर्मेंस की वजह से या क्वालिटी की वजह से। ऐसे ही अगर 85 से कम आए, तब आप उसमें कमेंट करके बताओगे कि अवेलेबिलिटी अगर हमारी अच्छी होती तो हमारा OEE है इतना होता, या परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती तो हमारा होता, या क्वालिटी इतनी अच्छी होती तो हमारा होता, ठीक है ना। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर ना कूदूँ, मैं अगर आपको जितना अच्छे से अगर किसी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट का बेस समझा सकता हूँ वो समझाऊँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाएँ, भले ही चाहे हम सीधा आंसर देख के क्वेश्चन को अपना समझें, वो एक हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग ट्रिक हो सकती है। लेकिन पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बहुत सारी इरेलीवेंट बातें भी दे रखी होती हैं, बहुत सारी रेलिवेंट बातें भी दे रखी होती है, और OEA की क्वेश्चन में एवरी पॉइंट पे रेलिवेंट बातें ही दे रखी होती हैं। कि भी मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स, एक स्पेयर पार्ट बनाती है, and can be called high volume based manufacturing environment. The company is using TPM for maintaining and improving the integrity of manufacturing process. There are several different automatic manufacturing machines located in the plant through which manufacturing of spare parts are done and supplied to cater the demand in the market. ये पूरी दे रखी थी उसके बारे में बैकग्राउंड, जो कि नहीं था काम का। अब आती है बात काम की। 12 घंटे की शिफ्ट चलती है, इज शेड्यूल टू प्रोड्यूस अ स्पेयर पार्ट्स ऑफ किवी लिमिटेड। 12 घंटे की शिफ्ट चलती है, एज अ शोन इन द शेड्यूल बिलो। शिफ्ट के क्या है, 3, ये वर्ड में यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्ड में लिख दिया, 3 15 मिनट्स के ब्रेक होते हैं और 10 मिनट्स के क्लीन अप पीरियड होते हैं। 3 क्या होते हैं, 15 मिनट के ब्रेक होते हैं, और
एक होता है 10 मिनट का क्लीन अप पीरियड। अब जो NZ10 प्रोडक्ट बनता है उसको साइकिल लगता है 10 सेकंड, यानी वो 10 सेकंड में एक प्रोडक्ट बनता है। टोटल प्रोडक्ट कितने बने? 3360। इसके रैप कितने आए? 75%। अनप्लान डाउन टाइम कितना हुआ? 36 मिनट का। ठीक है ना। तो अब हम पहले निकालते हैं कि हमारी क्वालिटी क्या आई, जो क्वालिटी बहुत जल्दी निकल जाता है। तो हमारी क्वालिटी क्या है कि भाई हमने, अभी मैं आपको यील्ड बता रहा था ना, यानी कि यहाँ पे आपको अपनी यील्ड ही निकालनी है। हमारा कितना टोटल मैन्युफैक्चर हुआ? 3360, तो 3360, और हमारा स्क्रैप कितना आया? 75, तो 3360 माइनस 75 इंटू 100, इससे आपका निकल जाएगा क्वालिटी। और मैं आपको दिखाऊं, क्वालिटी का भी यही निकाला है, 3360 माइनस 75 डिवाइड बाई 3360 इंटू 100, ये आपकी क्वालिटी आ गई। क्वालिटी हमारी क्या स्टैंडर्ड वाइज रखी थी? 99%। बाद में देखेंगे इसका क्या हुआ है। दूसरा आता है आपका क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी, कि मशीन कितना अवेलेबल रही। देखो यहाँ पे शिफ्ट चल रही है 12 घंटे की, और हमको जो इसमें टाइम दे रखे हैं ना, मिनट्स में दे रखे हैं, तो इसको एक पर्टिकुलर यूनिट में लाना पड़ेगा, यानी कि दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो 12 घंटे की शिफ्ट चल रही है, तो 12 घंटे की शिफ्ट को हमने क्या करा, पहले क्या कहते हैं, मिनट्स में लेके आए। तो 12 घंटे की शिफ्ट 60 मिनट में चल रही है, तो 720 मिनट चल रही है, जिसमें से 3 हमारे क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं 15 मिनट के, तो यानी कि 45 मिनट हमारी काम नहीं है। उसके बाद एक हमारा ब्रेक होता है किसका, आपका ये क्लीन अप टाइम वाला, 1 × 10 मिनट्स का। तो हमारा टोटल प्रोडक्शन टाइम कितना है? हमारा प्रोडक्शन टाइम है आपका 665। अब 665 हमारे पास टाइम अवेलेबल है काम करने के लिए, यानी कि 12 घंटे में से ये चीज़ें तो होनी है। आप चाहे करो मत करो, ये टाइम जाना ही जाना है, यानी कि इस चीज़ से हमारे प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं 500 यूनिट का, तो 500 यूनिट बनेंगी। इसको हमने 500 यूनिट का कंसीडर जो करा होगा, वो उसको कंसीडर करने के बाद करा होगा। तो यानी कि हमारे पास टोटल टाइम कितना अवेलेबल है? 665 मिनट। लेकिन पर हमको क्या पता चला कि एक कहाँ पे है वो अनप्लान डाउन टाइम, एक ना अननेसेसरी डाउन टाइम आ गया। तो हमारी मशीन कितने टाइम अवेलेबल रही? होनी थी वो 665, लेकिन पर वो 36 मिनट कम अवेलेबल रही। तो यानी कि हमारी मशीन की अवेलेबिलिटी कितनी रही? ये 94.59, जो कि हमारे उससे क्या है, 90% से ज़्यादा है इंडस्ट्री के उससे, सॉरी 90% से हमारे ज़्यादा है, ग्रेटर देन 90%। हर चीज़ पर आएंगे, यहाँ पे 99, यहाँ पे 90। देन उसके बाद हमारा दूसरा आता है कौन सा, परफॉर्मेंस। अब हमारी जितनी मशीन जो रही, उसने परफॉर्म कैसा करा, तो उसने परफॉर्म कैसा करा कि उसके बाद टोटल टाइम कितना रहा, उसके पास टोटल टाइम रहा आपका 629 मिनट्स। 629 मिनट मशीन अवेलेबल रही। क्यों? देखो परफॉर्मेंस हम कभी जान सकते हैं जब वो एक्चुअल में जितना परफॉर्म करेगी। यहाँ तो हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि उसके 100 मार्क्स आएंगे, लेकिन पर किसी भी वजह से उसके अनप्लान्ड उसको बुखार आ गया, और उसके 10 मार्क्स, उसको क्या हुआ, वो 10 मार्क्स का पेपर नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, उसके 90 मार्क्स आए। ठीक है ना। ये तो उसका क्या हुआ, सॉरी ये गलत एग्जाम्पल यहाँ दे गया, यहाँ पे नहीं आएगा ये, वेट। आप इसमें ऐसे ही समझो कि 665 मिनट हमारी मशीन अवेलेबल थी, जिसमें से 36 मिनट का हमारा अनप्लान डाउन टाइम हो गया, जिसका कोई पता नहीं था कि हो भी जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यानी कि एक्चुअल हमारा मशीन ने काम कितनी देर करा, हमारी मशीन ने काम करा 629 मिनट्स। अब उस 629 मिनट्स में से उसको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था? 10 मिनट 10 सेकेंड का एक एक वो है साइकिल। तो यानी कि कितने बनने चाहिए थे, पार्ट्स, कितने पार्ट्स बनने चाहिए थे 629 में? वो हो जाता हमारा स्टैंडर्ड। लेकिन हमारे कितने बने? 3360 पार्ट्स बने, 3360 हमारे पार्ट्स बने। अब 3360 पार्ट बनाने के लिए हमको टाइम कितना चाहिए? देखो एक पार्ट बनाने के लिए 10 सेकंड चाहिए,
एक पार्ट को बनाने के लिए 10 सेकंड चाहिए, तो हमको कितना वो चाहिए टाइम, 3360 हमको पार्ट्स बनाने हैं, और एक को बनाने के लिए हमको 10 सेकंड चाहिए, तो यानी कि हमको चाहिए 33600, 33,600 सेकंड। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर देंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन दे रखी है, हमारे पास आ जाएंगे 3360 पार्ट बनाने के लिए हमको 10 सेकंड पर पार्ट चाहिए, और 60 मिनट हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 560 मिनट चाहिए। लेकिन हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, 665 माइनस 36, 629 मिनट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही कि हम 629 मिनट हमने काम करा, लेकिन हमने उससे सिर्फ 560 मिनट का ही काम यूज़ कर पाए। हमने काम जो करा वो 560 मिनट का करा, कितने देर में, 629 मिनट में। एक तो हमारे पास अनप्लान डाउन टाइम आ गया, और आ गया उसके बाद भी हमने उसमें कम प्रोड्यूस करा, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, ये 89.03। तो ये इंडस्ट्री से ये भी कम है, ये 95%। ठीक है ना। अब हम इनका तीनों का टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका, इसका और इसका, 0.9459, ये हमारा 0.9459, उसके बाद 0.8903, और 0.9777। तो इससे हमारा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कितना है, 82.34। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, अवेलेबल, कितनी देर आपके पास मशीन अवेलेबल रही, चलो अवेलेबल रहेगी। उसके बाद आप निकालेंगे परफॉर्मेंस, चलो जितनी देर अवेलेबल रही उसमें से उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। एक तो होता है कि बंदा हमारे पास अवेलेबल है, अब अवेलेबल है वो मैटर नहीं करता, कितना इफेक्टिवली वो अवेलेबल है। ठीक है ना, तो आप उसकी परफॉर्मेंस भी जज करोगे, तो जितनी देर अवेलेबल है उसी में से तो काम करोगे, समझ रहे हो ना। तो वही इसमें पूरी बात है कि हमारे पास जितनी देर हमारे पास मशीन अवेलेबल थी उसका हम वो निकालेंगे कि उसके परफॉर्मेंस कैसी रही, कि जितनी देर अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, कितनी परसेंटेज रही, एक्चुअल में उसने क्या प्रोड्यूस करा। और क्वालिटी, क्वालिटी आपका सिंपल है, ईल्ड निकाल दो, वही बात है। तो ये था आपका ओ ई। Since the OEE of Kiwi Limited is very close to 85%, that is world-class performance level, company should take measure to improve it and strive to attain 85% level. कंपनी मेजर करे और फिर उसको इम्प्रूव करे, मेजर टू इम्प्रूव इट, स्ट्राइव टू अटेन 85% लेवल, वो इसके बिल्कुल नियर है। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन NZ10 इज 9459, ताकि वो जो एक्सीड कर रही है आइडियल वैल्यू ऑफ 90%, विच इज़ गुड, बट द परफॉर्मेंस और क्वालिटी जो है ना वो अटेंशन मांग रही है, दे आर बिलो देयर आइडियल वैल्यू ग्रेटर देन 95% एंड 99% रिस्पेक्टिवली। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना कि उसकी वजह से हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ नहीं, बस इतना ही लिख के आना है। अब इसमें ना पहले OE के अलग फॉर्मूले होते थे, ये नए फॉर्मूले हैं, अब तो पुराने फॉर्मूले के बेसिस पे आप जाओ ही मत। ठीक है ना, पुराने फॉर्मूले के बेसिस पे, मतलब ये जो आपके एग्जाम में लग रहे हैं यही फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है ना, वो भी उसी के बेसिस, ये भी उसी में बताया हुआ है कि OE बेस्ड हो ना, OE फैक्टर, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, द कैलकुलेशन, ये तीनों मतलब फॉर्मूले को डिफाइन करा हुआ है कि ऑपरेटिंग टाइम कितनी देर मशीन चली, और प्लांट प्रोडक्शन टाइम कितनी देर हमने प्लांट करा, प्रोडक्शन का टाइम को हमने भी वही करा था कि हमारा प्लांट प्रोडक्शन टाइम 665 मिनट का है और इतनी देर हमारी मशीन चली, सिंपल बात। उसके बाद ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम कितना, कि हमने कितना, कितने हमारे ऑपरेटिंग टाइम में कितना उसका क्या बना, उसके कंपैरिजन, कि भाई उसको बनने के लिए आइडियल टाइम कितना चाहिए था और टोटल काउंट कितने बने, तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, परफॉर्मेंस। और क्वालिटी, गुड काउंट अपॉन टोटल काउंट इज इक्वल टू 100। एक बार इस पर पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है। द अवेलेबिलिटी इज रिलेटेड टू द टोटल स्टॉपेज टाइम रिजल्टिंग फ्रॉम अनशेड्यूल्ड डाउन टाइम, वो को ऊपर वाले को डिफाइन कर रहा है। प्रोसेस सेटअप, चेंज ओवर एंड अदर स्टॉपेज इज द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग टाइम टू प्लांट प्रोडक्शन टाइम एंड टेक्स इनटू कंडीशन द थ्योरेटिकल प्रोडक्शन टाइम अगेंस्ट अनप्लान्ड डाउन टाइम इज हाईलाइटेड। सिर्फ यही है, सिर्फ इसी की बातें कर रहा है। ठीक है ना। अब TQM और TPM में
कनेक्शंस क्या है? TQM और TPM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। TQM और TPM जो है ना, वो कंपनी को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। कैसे? कॉस्ट को कम कराते हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं और लीड टाइम को कम कराते हैं। इन्वॉल्वमेंट होता है वर्कर का इन ऑल फेज ऑफ TQM TPM इज नेसेसरी। दोनों में, TQM और TPM में इन मैनेजमेंट का, वो वर्कर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। दोनों प्रोसेस पे, बोथ प्रोसेस नीड फंडामेंटल ट्रेनिंग एजुकेशन ऑफ पार्टिसिपेंट। दोनों प्रोसेसेस में ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। TPM और TQM जो है ना, वो टाइम लेता है ज़्यादा। TPM एंड TQM टेक लॉन्ग टाइम टू नोटिस सब्सटेंट टेंजिबल बेनिफिट। ये नहीं होता कि आज आपने आज ही अप्लाई करा और कल से ही आपको बेनिफिट दिखे। एक टाइम, सब्सटेंशियल टाइम लेता है, तब आपको बेनिफिट इसके नज़र आते हैं। उसके बाद कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट आर नेसेसरी टू सक्सेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। टॉप मैनेजमेंट से भी इसका कमिटमेंट होना चाहिए। अब हमारा ये देखो, अब हमारा TPM पूरा कंप्लीट हुआ। TPM आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसको थ्योरी में भी आपको पढ़ाया, इसके 8 पिलर बताए और इसका प्रैक्टिकल भी बताया। आई होप आपको TPM अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग वन पीस फ्लो सिस्टम। सेल्यूलर क्या होता है? सेल्यूलर मतलब एक, और वन, और उसी का ही दूसरा वर्ड दे रखा है सिनोनिम, वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। यानी कि एक पीस अगर पूरा बनेगा तो कैसे बनेगा। ये जो है ना, हमने जेट में भी पढ़ा था कि हम इस तरीके से अगर अपने प्रोडक्शन सिस्टम को सेट कर दें और एक मशीन यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें, और एक बंदे को यहाँ पर खड़ा कर दें और उससे बोले कि तू ही इस यहाँ से बना, फिर यहाँ पे लेके जा, फिर यहाँ लेके जा, फिर यहाँ पे लेके जा, फिर यहाँ पे लेके जा, यहाँ हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा है और फिनिश गुड यहाँ से निकल के आ रहा है। तो वही बंदा उस पूरी यूनिट के लिए, उस सेल के लिए, उस सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने ये किस में पढ़ा था? हमने कहते हैं जस्ट इन टाइम में भी पढ़ा था कि हम अपने उसके टाइम को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन रन को और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करके? काइजन लगा के, या फिर क्या कहते हैं, इसके थ्रू, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू क्या कम कर सकते हैं? हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक एक मशीन से दूसरे मशीन पे इजीली और स्मूथली मूव हो सके। अब सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत क्यों आई? सबसेक्शन ऑफ JIT, ये पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं आगे। सबसेक्शन ऑफ JIT एंड लीन सिस्टम। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग एक सबसेक्शन है JIT का और लीन सिस्टम का। इन अ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इट encompasses a group technology. The goal of cellular manufacturing are to move quickly as possible. आप जितना क्विकली मूव कर सकते हैं उतना क्विकली मूव करिए। मेक अ वाइड वेराइटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। वाइड वेराइटी बनाइए ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट सिमिलर है उसकी वाइड वेराइटी बनाइए। मेकिंग एज लिटिल वेस्ट एज लिटिल पॉसिबल, कम से कम वेस्ट बनाइए। अब इन द असेंबली लाइन मल्टीपल सेल आर यूज। बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें यूज होती हैं। ईच सेल कंप्राइज ऑफ वन और मोर टू मशीन विच कम्प्लीट सर्टेन टास्क। बहुत सारे सेल में एक दो मशीन लगी होती हैं जो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करती है। द प्रोडक्ट मूव फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट, ईच स्टेशन कंप्लीटिंग पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यू शेप्ड डिज़ाइन, हमने भी क्या बनाई है? यू शेप की डिज़ाइन is given to these cell because this allow for the supervisor to move less and has the ability to more readily watch over the entire process. वो कम मूव होगा, ऐसा ना होगा वो सीधा अपने आप को राइट भी घुमाएगा और लेफ्ट भी घुमाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर स्क्वायर बनी हो तो फिर उसको यहाँ से लेके यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ पे जाना पड़ेगा। स्क्वायर बना होगा तो यू शेप में बनाते हैं ताकि वो क्विकली एज मच एज पॉसिबल मूव कर सके और पूरी प्रोसेस को देख सके एक बार में। Flexibility in operation is the biggest advantage. Changes are easy to make as the machine are automatic. Variety of product scaling is possible and minor changes to overall design are made possible, changing the overall design. Although tedious, the change can be done precisely and quickly. A cell is created by consolidating the process required to create a specific output. सेल जो क्रिएट होता है ना वो कॉन्सोलिडेट करके बनता है किस चीज़ को, प्रोसेसेस को, रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिक आउटपुट। एक पर्टिकुलर आउटपुट को क्रिएट करने के लिए जिस जो जो प्रोसेस लग रही हैं उसको कंबाइन करके एक सेल बनता है।
such as a part or set of instruction. Reduction is the extra step are done in the process of creating the specific output and facilitate quick identification of problem and encourage communication of employee within the cell in order to resolve issue that arise quickly. It gives massive gain on implementation in productivity and quality while simultaneously reducing the amount of inventory, space and lead time required to create a product. It is for this reason that the one piece flow cell has been called the ultimate in lean production. आप इसकी कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, इसका सीधा बस एक ही सिस्टम है ताकि एक जो सुपरवाइज़र हो वो कम से कम मूव करे। हमारा प्रोडक्ट वेरियस प्रोसेस से गुजर रहा है ताकि हम उसको एक प्रोसेस में लेके आएँ, वेस्ट हमारा कम हो जाए। हम एक सेल बना देंगे जो कॉन्सोलिडेट करेगा प्रोसेस वगैरह को और स्पेसिफिक आउटपुट निकाल के देगा। रिडक्शन इन द एक्स्ट्रा स्टेप भी रिड्यूस होंगे, आर डन इन द प्रोसेस क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड एंड फैसिलिटेट क्विक आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड एनकरेज। और जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो भी आसानी से पता चल जाएंगी और कम्युनिकेशन भी हमारा अच्छा हो जाएगा विद इन द सेल in order to resolve the issue arise quickly. It gives massive gain on the implementation in productivity and quality while simultaneously reducing the amount of inventory. वो प्रोडक्टिविटी भी उनकी बढ़ जाएगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री भी कम हो जाएगा। स्पेस एंड लीड टाइम रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट वो भी कम हो जाएगा। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट द वन पीस फ्लो सिस्टम हैज कॉल्ड द अल्टीमेट लीन प्रोडक्शन। इसके चलते आपको अल्टीमेटली लीन प्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ स्टेप मस्ट बी परफॉर्म। बहुत सारे स्टेप लगाने पड़ते हैं। फर्स्ट, द पार्ट्स टू बी मेड मस्ट बी ग्रुप बाय सिमिलरिटी इन डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग इनटू फैमिलीज। जो भी ग्रुप पहले आप ग्रुप करो बाय सिमिलरिटी कि डिज़ाइन में कैसी सिमिलरिटी है, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट की क्या सिमिलरिटी है, उसको एक फैमिली में क्या कहते हैं ग्रुप करो। देन अ सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ ईच फैमिली मस्ट बी परफॉर्म। फिर एक सिस्टमेटिक एनालिसिस करो, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैमिलीज और इन द एग्जामिनेशन ऑफ डिजाइन प्रोडक्ट डेटा फॉर डिजाइन फैमिलीज। दिस एनालिसिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। अ सेल नीड टू बी क्रिएटेड फॉर ईच फैमिली और पार्ट। अब उस फैमिली को जो आपने बनाया है ना, उसका एक प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस करो और एग्जामिन करो उसका डिज़ाइन प्रोडक्ट डेटा फॉर डिज़ाइन फैमिली के लिए। दिस एनालिसिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और कॉस्टली भी हो सकता है, बट ये ज़रूरी है क्योंकि एक सेल को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले एक फैमिली को बनाओगे, ग्रुप करोगे, देन उसके बाद ही तो प्रोसेस करोगे। दे आर ऑल्सो नंबर ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड एल्गोरिथम टू एड इन प्लानिंग अ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर which take into account a variety of important variables such as multiple plant location, multiple market location with production planning and various market ways. बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल और एल्गोरिथम लगे होते हैं इस सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को एस्टेब्लिश कराने के। एक आपके सीए फाइनल में भी एक क्वेश्चन दे रखा था आरटीपी में और उसी आरटीपी के बेसिस पे एक एमटीपी में भी क्वेश्चन पूछा गया था और वो आपका उस क्वेश्चन का नाम होता है रैंक ऑर्डर एनालिसिस। रैंक ऑर्डर एनालिसिस उस क्वेश्चन का नाम है। रैंक ऑर्डर एनालिसिस के ऊपर मैं एक अलग से 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको रैंक ऑर्डर एनालिसिस अगर कभी एग्जाम में भी देखना पड़े तो आप रैंक ऑर्डर एनालिसिस को देख पाए। ठीक है ना? आप अगर मुझे ध्यान नहीं रहता, हालांकि मैं रैंक ऑर्डर एनालिसिस के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा 10 से 15 मिनट की, और अगर फिर भी मुझे याद नहीं रहता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बाद में याद दिलवा सकते हैं कि आपको एक रैंक ऑर्डर एनालिसिस पे भी एक वीडियो बनानी है। हम लोगों को देखो साथ में ग्रो कर रहे हैं, आप लोगों को फाइनल पास करना और मुझे अपने चैनल को भी ग्रो कराना है, अपने कंटेंट को भी ग्रो कराना है। आप लोगों की हेल्प हो जाए, आप लोग पास हो जाओ, यही काफ़ी है बस हमारे लिए। अब once these variables are determined with a given level of uncertainty, optimization can be performed to minimize factors such as total cost of holding, intercell material handling, external transportation, fixed cost producing each part in each plant, machine and labor, salaries, etc. एक बार ये सारे वेरिएबल डिटरमाइन हो जाएंगे ना विद अ गिवन लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी,
फिर हम ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे कि हमको किस चीज़ में करना है, कि अपनी होल्डिंग कॉस्ट को कम करना है, इंटर सेल मटेरियल को कम करना है, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन को कम करना है, मिनिमाइज फैक्टर मतलब मिनिमाइज हम उसको कम करना है, फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ईच पार्ट इन ईच प्लांट, मशीन एंड लेबर सैलरी। तो ये ना जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है ये आपके रैंक ऑर्डर को करती है, रैंक ऑर्डर एनालिसिस, ठीक है ना। रैंक ऑर्डर एनालिसिस के ऊपर 10 से 15 मिनट की ही वीडियो बनेगी, मैक्स टू मैक्स बन जाएगी तो हद से हद बनेगी तो आधे घंटे की। उस एक क्वेश्चन के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और पूरा पूरा चांस है कि मई 22 में रैंक ऑर्डर एनालिसिस का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का। तो ये टॉपिक तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़वाने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑर्डर एनालिसिस। ये एमटीपी आरटीपी में कंटिन्यू आ चुका है और अब आने के लिए ही तैयार बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो रैंक ऑर्डर एनालिसिस के ऊपर ये सारा दे रखा है कि हम मैथमेटिकल वो लगाते हैं, उसके बाद फिर उसको अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद फिर हमारी कॉस्ट कम आती है कि हम किस प्रोडक्ट को कैसे करके बनाएं। ओके, अब एक बार कॉन्सेप्ट इनसाइड को मैं देख लेता हूँ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इनसाइड मुझे देखो यहाँ पे आ गया ये रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग। हमारे हमारे मॉड्यूल में पहले नहीं दे रखा था बट रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग आपका यहाँ पे आ चुका है। और आई थिंक अगर यहाँ पे इसका क्वेश्चन दे रखा होगा तो हम उसका क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं दे रखा बट इसका फॉर्मूला वगैरह दे रखा है। तो मैं रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग के ऊपर अलग से ही एक वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको वीडियो के बीच में पता ना चले कि कहाँ आप, अगर आपको 10-15 मिनट का अगर उसको अगर आप जाते टाइम भी अगर देख लेंगे इंटू 1.5 करके तो आपको रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग फटाफट से समझ में आ जाएगी। और रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग के ऊपर मैं जल्दी से जल्दी क्या अगली वीडियो जो आएगी यानी कि थर्ड पार्ट आने से पहले रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग की ही वीडियो आएगी। रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग की ही वीडियो आएगी, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांसेस है, 20 मार्क्स के, ठीक है ना। प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस rest on the basic idea to identify terms that are made with the same processes, the same set of equipment. These parts are assembled into a part family and such the same equipment can be grouped clustering into a cell to minimize material handling requirement. मटेरियल प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस कैसा होता है कि इसका आप ना सारे जो भी पर्टिकुलर पार्ट बनते हैं आप उसको एक जगह ग्रुप कर लेते हो, एक पर्टिकुलर फैमिली में बना लेते हो ताकि आप इजीली प्रोसेस कर पाओ कि भाई हमारा ए, अगर हमारा ए प्रोडक्ट है वो कहते हैं 1 2 3 4 5 मशीन से होकर गुजर रहा है तो आप इनका एक ग्रुप बना लोगे कि ए प्रोडक्ट के लिए हमारा ये सेल में काम होगा, बी प्रोडक्ट है उसके लिए 5 6 7 8 9 तो उसका एक ग्रुप बना लोगे। तो वी प्रोडक्ट उसमें देखो मतलब सॉरी 6 7 8 9 10 तो उसका एक ग्रुप बना लोगे। तो इस तरीके से पूरा एक क्लस्टर बनाओगे आप। Same processes and same set of equipment. These parts are assembled into a part family and such the same equipment can be grouped. इन सबको ग्रुप कर लेना। क्लस्टरिंग मेथड में क्या होता है, पार्ट फैमिली ग्रुपिंग, फॉर्म पार्ट फैमिली एंड देन ग्रुप मशीन इनटू सेल। मशीन की ग्रुपिंग, फॉर्म मशीन सेल बेस्ड अपॉन सिमिलरिटी इन पार्ट रूटिंग एंड देन एलोकेटेड पार्ट टू द सेल। कि आप मशीन की पहले ग्रुपिंग कर लो फिर उसमें जो जो पार्ट जा रहे हैं उनका रूट करा दो। मशीन और पार्ट दोनों की ग्रुपिंग, फॉर्म पार्ट फैमिलीज एंड मशीन सेल साइमल्टेनियसली। जो मशीन पार्ट ग्रुपिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्यों? क्योंकि मशीन पार्ट जो होता है ना, मशीन और पार्ट जो आपस में जाके ग्रुप हो जाए वो आपका आता है रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग में। या तो आप पार्ट के बेसिस पर ग्रुप कर लो कि भाई हमारे ए बी सी पार्ट है वो इन सारी मशीन में जाएंगे तो आप ए बी सी पार्ट के लिए एक ग्रुप बना लो, या फिर मशीन को ग्रुप कर लो कि भाई हमारी 1 2 3 4 5 मशीन जो है ना वो ए बी सी पार्ट के लिए लगती हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग ग्रुप कर लो, या फिर मशीन और पार्ट दोनों के बेसिस पे ग्रुप कर लो। ये यही तो हमारा दे रखा है, ये तो पार्ट का फैमिली ग्रुप बना लो या मशीन का ग्रुप बना लो या मशीन पार्ट ग्रुप बना लो। मशीन पार्ट का ग्रुप ना वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। वेरियस ह्यूरिस्टिक एंड एग्जैक्ट मेथड हैव बीन डेवलप्ड फॉर ग्रुप क्लस्टरिंग बट द सिंपलेस्ट वन इज बाइनरी ऑर्डरिंग ऑल्सो known एज रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग फॉर और किंग एल्गोरिथम। एक नाम भी आ सकता है, ये किंग एल्गोरिथम के नाम से क्वेश्चन बोल सकते हैं कि किंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। तो आप घबराना नहीं, वो रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग का ही क्वेश्चन है। रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम इज अ सिंपल एल्गोरिथम यूज टू फॉर्म पार्ट मशीन पार्ट ग्रुप।
देखो मैं आपको आइडिया दे दूँ, इसमें कुछ नहीं होता। आप इसमें पहले बाइनरी वेट असाइन करते हो। बाइनरी वेट हमेशा होता है कहते हैं 2। बाइनरी नंबर हमारे कौन सा होता है? 2। आप सारी मशीन को अरेंज करते हो पहले हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, फिर उसको बाइनरी वेट देके उसका रैंक ऑर्डर निकालते हो कि 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद फिर उसको रीअरेंज करते हो, फिर उसका बाइनरी वेट देते हो कहते हैं वर्टिकली, फिर उसका रैंक ऑर्डर निकालते हो। फिर अगर वो हमारा सही से नहीं आता फिर आप करते हो, यानी कि रिपीटेटिव प्रोसेस है। जब आपका इस तरीके से बन जाएगा कि 1 2 3 4 5, यानी कि एक ऑर्डर में बन जाएगा, तो आपका आप वही आपका बिल्कुल क्या कहते हैं उसी बेसिस में आप उसको क्लस्टर करोगे। यही है आपका पूरा रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग। अब इसका हम पूरा प्रोसेस को समझेंगे, तो उसके लिए 10 से 15 मिनट की वीडियो, होप सो वो आधा घंटे की वीडियो बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग पे हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से। रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग में हम वही करते हैं कि बाइनरी वेट को करते हैं और फिर डेसिमल इक्विवेलेंट के थ्रू हम उसको असाइन करते हैं। फिर उसके हम रैंक करते हैं, देन फिर से रीअरेंज करते हैं। इफ़ नो फर्दर रीअरेंजमेंट इज नेसेसरी स्टॉप कर देते हैं, अदरवाइज गो टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज 6। फिर हम बाइनरी वेट असाइन करते हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको रैंक करते हैं, फिर उसको रीअरेंज करते हैं। इफ़ नो रीअरेंजमेंट नेसेसरी स्टॉप, अदरवाइज गो टू फर्स्ट स्टेप। फिर से फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, फिर 6, फिर फर्स्ट। तो जब तक हमको बेस्ट स्टेप नहीं मिल जाता तब तक हम उसको करते रहते हैं। तो ये हमको बता रखा है कि ये एक सेल है। इस सेल में क्या है, मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है, तो ये सेल 1 हो गया। ये आपका सेल क्या है, ये सेल 2 है। इसमें मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है। उसके बाद ये क्या है, आपका सेल 3 है। इसमें मशीन 1 2 3 4 5 है। और ये आपका सेल 4 है। इसमें मशीन 1 2 3 4 5 है। और ये आपकी असेंबली लाइन है। ठीक है ना। और ये इस तरीके से कि यहाँ पे सामान बना, यहाँ पे सामान बना और यहाँ से डिलीवरी हो गई, यहाँ पे सामान बना, यहाँ से डिलीवरी हो गई। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पे सामान बना, यहाँ पे डिलीवरी हो गई, यहाँ पे सामान बना, यहाँ पे डिलीवरी हो गई। अब इसमें क्या दे रखा है, मटेरियल फ्लो, मशीन यूटिलाइजेशन, स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है कंपेयर टू प्रोसेस लेआउट, कंपोनेंट स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाती है। और प्लानिंग क्या कम हो जाता है, प्लानिंग एफर्ट कम हो जाता है, पेपर वर्क कम हो जाता है, सेटअप टाइम कम हो जाता है, डाउन टाइम कम हो जाता है, वर्क का मूवमेंट कम हो जाता है, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री कम हो जाती है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये इसके बेनिफिट है। तो इसको आपका नाम क्या है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग को लगाने के आपके एडवांटेज क्या है, ये आपके एडवांटेज है। और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, इसको इसको लगाने से आपको क्या क्या चीज़ें कम होंगी, तो ये चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। अब क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं एक उसको बनाने के लिए, सेल को बनाने के लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। फॉलोइंग डिफिकल्टी नीड टू बी कंसिडर एंड एड्रेस टू क्रिएट एफिशिएंट फ्लो इन सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। क्या आ सकता है कि पार्ट की राउटिंग सही नहीं हो पा रही है, सेल का रिकन्फिग्रेशन सही से नहीं हो पा रहा, सेल लोड वेरिएशन हो रहा है, इंटर एंड इंट्रा सेलुलर मटेरियल ट्रांसफरिंग चल रहा है ज़्यादातर, कि भाई यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे, ए सेल पे भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है, सी पे भी जा रहा है, डी पे भी जा रहा है। तो इंटर सेल वाला भी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, तो उसके चक्कर में आपका सेल सही से काम नहीं कर पाएगा। और क्या कर रहा है, मशीन का लोकेशन और रीलोकेशन हो रहा है बार बार। बॉटल नेक मशीन है किसी पार्ट मशीन पे या किसी पार्ट पे, मशीन दूर दूर डिस्टेंस पे है, एक्सेप्शनल एलिमेंट है, डायनामिक पार्ट डिमांड है, ऑपरेशनल एंड कंप्लीट टाइम है। ये ना आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर मैं इसका आपको निमोनिक बताऊँ, इसका आपका निमोनिक्स है कि सीआईडी को बॉम्ब मिला पीसी में। पीसी मतलब आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो, सीआईडी को बॉम्ब मिला पीसी में। तो सी से आ गया आपका सेल लोड वेरिएशन, आई से आ गया इंटर सेलुलर मटेरियल ट्रांसफरिंग, डी से आ गया आपका डायनामिक पार्ट डिमांड, बॉम्ब से आ गया बॉटल नेक मशीन एंड पार्ट्स, ओ से आ गया आपका ऑपरेशन एंड कंप्लीशन टाइम, एम से आ गया मशीन लोकेशन एंड रीलोकेशन, और पीसी आ गया फिर से आपका पार्ट की राउटिंग और सेल का रिकन्फिगरिंग।
और ME से आ गया मशीन का डिस्टेंस और एक्सेप्शनल एलिमेंट। तो CID को बॉम्ब मिला PC में। ये आपका निमोनिक्स हो गया। अब बेनिफिट और कॉस्ट क्या है? बेनिफिट और कॉस्ट, scattered processes are merged to form short focus paths is concentrated place. So constructed by logic, a cell reduce flow time, flow distance, floor का space, inventory की handling, scheduling transaction and scrap and rework. The latter because of quick discovery of non-conformities. Moreover, cells lead to simplified higher validity costing, since the cost of the producing item are contained within the cell rather than scattered in distance and the passage of reporting time. Production and quality control are facilitated. Cells that are underperforming in either volume or quality can be easily isolated and targeted for improvement. The segmentation of production process allows problem to easily located and is more clear which part are affected by the problem. There are also a number of benefits for employee working cellular manufacturing. The small cell structure improve group cohesiveness and scales the manufacturing process down to a more manageable level for worker. Worker can more easily see problem or possible improvement with their own cells and tends to be more self-motivated to pro- propose changes. Additionally, these improvements that are incited by the worker themselves cause less and less need for management. So over time, overhead cost can be reduced. There are a number of possible limitations to implementing cellular manufacturing. Some argue that cellular manufacturing can lead to a decrease in production flexibility. Cells are typically designed to maintain a specific flow volume part being produced. Should the demand or necessary quantity decrease, the cells may have to be realigned to match the new requirement, which is a costly operation and not typically required in other manufacturing steps. इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि पहले चीज़ें ना, जब नॉर्मल प्रोडक्शन सिस्टम चलता था तो उसमें चीज़ें ना बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती थी। उसमें क्या चीज़ें होती थी, स्कैटर्ड बिखरी हुई होती थी। आपने उसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और मर्ज करके क्या बना दिया, सेल। जिससे क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है फ्लो टाइम, फ्लो का डिस्टेंस, फ्लोर का स्पेस, इन्वेंट्री की हैंडलिंग, शेड्यूल ट्रांजेक्शन, स्क्रैप और रिवर। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि सेल्स सिंप्लीफाई तो हो रहे हैं लेकिन हायर वैलिडिटी कॉस्टिंग लग रही है, सिंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग आइटम आर कंटेन विद इन द सेल रेदर स्कैटर्ड इन डिस्टेंस एंड द पैसेज ऑफ रिपोर्टिंग टाइम। प्रोडक्शन एंड क्वालिटी भी आप फैसिलिटेट कर सकते हो कि भाई जो भी आपका अंडर परफॉर्मिंग सेल होगा ना, वो आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए। और सेगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस अलाउ प्रॉब्लम टू बी इजीली लोकेटेड एंड इज मोर क्लियर विच पार्ट अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम। और उससे उस सेगमेंट में ना इजीली लोकेट हो पाएगा कि कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है और क्या प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय की परस्पेक्टिव से भी बहुत सारे बेनिफिट नज़र आते हैं कि एम्प्लॉय वर्किंग सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है कि एक स्मॉल सेल स्ट्रक्चर बनाता है जो इम्प्रूव कर देता है उसका ग्रुप कोहेसिवनेस एंड स्केल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डाउन टू अ मोर मैनेजेबल लेवल फॉर द वर्कर। उसको इम्प्रूव कर देता है। वर्कर भी क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, और पॉसिबल इंप्रूवमेंट जो भी अपने सेल में कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं इजीली विद इन देयर ओन सेल टेंड टू बी मोल्ड। वो इससे क्या होगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड भी रहेंगे कि वो मोटिवेटेड प्रपोज चेंजेस कि हम ये चेंज ला सकते हैं ताकि हमारा सेल अच्छे से काम करे। इंप्रूवमेंट क्या होगा, वर्कर दैमसेल कॉज लेस एंड लेस नीड फॉर मैनेजमेंट, सो ओवर टाइम ओवरहेड कॉस्ट भी रिड्यूस, ओवरहेड टाइम भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल लिमिटेशन। अब हर चीज़ के कुछ बेनिफिट होते हैं तो उसके लिमिटेशन भी आते हैं, जैसे कि क्या होता है, ये क्या कर देगा, डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। सेल जो टिपिकली डिज़ाइन होते हैं वो स्पेसिफिक फ्लो वॉल्यूम पार्ट के लिए होते हैं। शुड द डिमांड और नेसेसरी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, सेल्स में हैव रीअलाइन टू मैच द न्यू रिक्वायरमेंट विच इज़ कॉस्टली ऑपरेशन एंड नॉट वन फिजिकली रिक्वायर्ड इन अदर मैन्युफैक्चरिंग स्टेप। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंड पार्ट भी, सेकेंड टॉपिक भी ख़त्म हुआ। तो अब आपका ये सेकंड टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब मैं क्या चीज़ मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जो आपका थर्ड टॉपिक है सिक्स सिग्मा को हम अपनी थर्ड क्लास में लेके जाते हैं, क्योंकि क्या है ना, जो आपका BPR जो है सिक्स सिग्मा आपका ठीक है टाइम ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो प्रोसेस इनोवेशन जो है, वो प्रोसेस इनोवेशन सिर्फ इतना है, यहाँ पे आके ख़त्म है प्रैक्टिकल इनसाइड। और जो BPR जो है वो भी आपका छोटा सा है, सिर्फ उसके प्रिंसिपल्स को छोड़ के, जो कि मेरे हिसाब से आपके इसमें ख़त्म कर दिए गए हैं। पहले प्रिंसिपल्स हुआ करते थे कि BPR के प्रिंसिपल्स हैं, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो
तो बीपीआर भी आपका छोटा है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमारे टाइम पे जो इससे पहले वाला मॉड्यूल था उसमें बीपीआर के 12 प्रिंसिपल भी दे रखे थे, उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता था। अब वो बीपीआर के प्रिंसिपल्स नहीं रहे हैं, तो ये बीपीआर भी आपका इतना सही टॉपिक बचा है, सिर्फ एक पेज का टॉपिक। तो ये ना आधे घंटे का टॉपिक है, ये दोनों आधे घंटे के टॉपिक हैं। और मैं नहीं चाहता कि आधे घंटे की कोई क्लास बने, एटलीस्ट 1 घंटा का, 1 घंटे की या सवा घंटे की क्लास बने। तो हम जो है ना सिक्स सिग्मा को कल वाली क्लास में कवर करेंगे बीपीआर और प्रोसेस इनोवेशन के साथ। तो इसी के साथ आज आपका 2 टॉपिक हमने अच्छे से कवर करे, टीपीएम एंड सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो वीडियो को कमेंट में करके आप बताएं कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कोई सजेशन हो आप अपना सजेशन भी बताएं, ताकि मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं बाकी का अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी कल आएगी। प्लस मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अपने नोट्स में मुझे आपको क्या देना है। मुझे आपको देना है यहाँ पे रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग। ठीक है, तो रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग का मैं आपको दूंगा। दूसरी चीज़, हमारा क्वेश्चन बैंक जो है वो टाइम ले रहा है बनने में, और मुझे नहीं लगता कि हमारा क्वेश्चन बैंक मई 22 तक के लिए बन पाएगा। तो मैंने डिसाइड करा है कि एक रवि अग्रवाल करके सर हैं, उनका क्वेश्चन बैंक है, उन्होंने सारे क्वेश्चंस क्या कर रखे हैं, उन्होंने कंपाइल कर रखे हैं। उन्होंने वो सारे क्वेश्चंस कंपाइल कर रखे हैं। सारे क्वेश्चंस जो वो हैं रवि अग्रवाल सर ने वो कंपाइल करे हैं, ना कि उन्होंने क्रिएट करे हैं। वो सारे क्वेश्चन जो कंपाइल करे हुए हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक के हैं, वो आपकी केस स्टडी के हैं, प्लस आपके केस स्टडी डाइजेस्ट के भी आई थिंक कुछ हैं उसमें, प्लस आपके एमटीपी के भी हैं, प्लस उसके आरटीपी के भी हैं। आप उस क्वेश्चन बैंक को रेफ़र कर सकते हैं, और मैं भी अगर आपको उसमें रेफ़र करूँगा तो मैं भी उस क्वेश्चन बैंक का यूज़ करके आपको क्वेश्चन क्वेश्चन समझा दूंगा। कि मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा नहीं, क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। और आपको उनका जो क्वेश्चन बैंक है आई थिंक वो टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगा। आप इजीली अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको उनका टेलीग्राम पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। आप इन वीडियोज़ को देखिए, समझिए, और उनके क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक के सारे कंपाइलर का जो कंपाइलर है उसके क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपका पूरा SCMP प्रिपेयर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। हमारा सिक्स सिग्मा जो है वो अभी पेंडिंग है, हम सिक्स सिग्मा अपना कल वाली क्लास में कवर करेंगे। उससे पहले हमारी कौन सी क्लास आएगी, उससे पहले हमारी आएगी रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।